जेक ने बंदूक क्यों निकाली? वेलकम बैक रॉकर्ट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है अंडर द डोम और ये एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री सीरीज है। तो चलिए जल्दी इसका पहला पार्ट देखते हैं। सीरीज की शुरुआत चेस्टर्स मिल नाम के एक छोटे और शांत टाउन में होती है। यहाँ बारबी नाम का आदमी जो इस टाउन का नहीं है, वो यहाँ की जंगल में एक आदमी की लाश को दफना रहा होता है। बारबी के माथे पर चोट लगी है और लगता है इस आदमी से उसकी लड़ाई हुई थी। फिर दोपहर को वो टाउन से बाहर जा रहा होता है। रास्ते में पुलिस की कार देखकर वो बड़ा नर्वस हो जाता है और सड़क पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन फाइनली वो पुलिस से दूर निकले जाता है। पर तभी दो गाय रोड को ब्लॉक करके खड़ी होती हैं। बारबी कार को घुमाता है और खेत में गायों के बीच चला जाता है। उसकी कार स्पिन करती है पर बारबी को चोट नहीं आती। कुछ ही सेकंड्स बाद टाउन में अर्थक्वेक आ जाता है और जमीन बुरी तरह हिलने लगती है। तभी अचानक आसमान से कुछ गिरता है और हर तरफ खामोशी छा जाती है। एक गाय के दो टुकड़े हो जाते हैं और लगता है ऊपर से किसी चीज ने उसको काट डाला है। बारबी देखता है कि ऊपर से एक इनविजिबल बॉल गिरी है जो इतनी नुकीली है कि उसने एक घर के दो हिस्से कर दिए हैं। तभी जोई नाम का एक टीनेजर वहां आकर बारबी से पूछता है, आप ठीक तो है ना? वो खुद भी नहीं जानता कि यहाँ पर हुआ क्या है। इसके बाद इंस्पेक्टर और उसकी डेप्यूटी लिंडा को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पूरे टाउन का पावर सप्लाई कट हो चुका है। फोन लाइंस और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहे होते हैं। सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी कट चुके हैं। तभी एक एयरप्लेन उस इनविजिबल वॉल से क्रैश कर जाता है। मतलब ये महज एक वॉल नहीं बल्कि एक डोम शेप का स्ट्रक्चर है। लोग अब बहुत घबरा जाते हैं। रेडियो पर फिल नाम का आरजे और उसकी असिस्टेंट डॉडी बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब उनके रेडियो स्टेशन के अलावा डोम के अंदर और कोई दूसरा रेडियो स्टेशन नहीं है। पर इस मुसीबत के बीच भी फिल खुश होता है कि हमारे चैनल की रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी बाहर से एक फायर ट्रक डोम की ओर आता है पर बारबी उसको रोक देता है ताकि वो वॉल से क्रैश ना हो पाए। पुलिस भी इस डोम के बारे में कुछ नहीं जानती कि ये हो क्यों रहा है। टाउन का काउंसलर जिम भी आ जाता है लेकिन उसे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। उसे बताया जाता है कि टाउन के सारे रास्ते सील किए गए हैं और इस वजह से कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए वे तुरंत एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। टाउन के दूसरे कोने में जूनियर और एनजी रोमांस कर रहे होते हैं। एनजी जोई की बड़ी बहन है और एक वॉलंटियर नर्स भी है। लेकिन जब जूनियर एनजी को प्रपोज करता है तो वो कहती है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा फील नहीं करती। इस बात पर दोनों में आर्गुमेंट होती है और एनजी उसको थप्पड़ मारकर चली जाती है। दूसरी ओर दो माएं कैरोलिन और एलिस और उनकी बेटी नोरी अपने काम के लिए टाउन की ओर निकलती हैं। वे नहीं जानती कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर चेस्टर्स मिल के इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट जूलिया को दिखाते हैं। एक औरत उसे बताती है कि इस हफ्ते प्रोपेन के 6 टैंक टाउन में पहुंचाए गए हैं और ये बहुत ही अजीब बात है। जूलिया सोचती है कि इतना सारा फ्यूल टाउन में जा रहा है, मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। वो कहती है, मैं इसकी छानबीन करूंगी। अब जिम रेडियो स्टेशन में जाकर इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन उसे सुनती है लेकिन उसे कोई एडवर्टाइजमेंट समझकर इग्नोर कर देती है। अब इससे पहले कि उनकी कार डोम से क्रैश करे, अपोजिट साइड से एक गाड़ी उस पर क्रैश हो जाती है और ये देखकर तो वे बिल्कुल शॉक हो जाती हैं और तुरंत गाड़ी रोक देती हैं। पर तभी नोरी को दौरा पड़ता है और वो किसी पिंक स्टार की बात करती है। दोनों उसको हॉस्पिटल लेके जाती हैं जहाँ पर एक्सीडेंट के केसेस भरे पड़े होते हैं। जूलिया और बारबी जूलिया के पति को देखने हॉस्पिटल आए होते हैं। फिर जूलिया को पता चलता है कि उसका पति संडे को काम नहीं करता, लेकिन वो जूलिया से झूठ बोल रहा था। बाहर बारबी और एनजी बात कर रहे होते हैं और उन्हें साथ देकर जूनियर बहुत जलने लगता है क्योंकि वो एनजी के लिए बहुत पॉजिटिव हो गया है। अब टाउन के बॉर्डर को मिलिट्री सोल्जर्स गार्ड कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स रिसर्च में लगे होते हैं कि ये डोम क्या है और यहाँ पर क्यों गिरा है। अब कुछ घंटों बाद जिम इंस्पेक्टर से मिलता है और दोनों प्रोपेन के बारे में डिस्कस करते हैं। जिम कहता है कि टाउन को बचाने के लिए हमसे जो कुछ हो सका हमने कर दिया। उनकी बातों से लगता है कि वे इस डोम के बारे में जरूर कुछ जानते हैं लेकिन इस बारे में बात नहीं करना चाहते। बारबी यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए आया था और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उस रात जूनियर बारबी से बात करने के बहाने उसको धमकाता है पर बारबी कंफ्यूज होता है कि ये मुझे क्यों धमका रहा है। लेकिन तभी जूलिया बीच में आ जाती है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में भी टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। अब जोई एक लड़के से मिलता है और वे इस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी अचानक उसे दौरा पड़ता है और वो पिंक स्टार का नाम लेता है। नोरी ने भी बिल्कुल यही कहा था। दूसरी ओर जूनियर एनजी के घर में घुसकर उसको किडनैप कर लेता है और उसे अपने पिता के एक पुराने शेल्टर में लेके जाता है। वो कहता है कि जिम मेरे पिता हैं और उन्होंने मेरी सेफ्टी के लिए ये शेल्टर बनवाया था। मैं ये भी जानता हूँ कि टाउन में क्या हो रहा है। यहाँ जूलिया बारबी को अपने घर में रहने देती है। जूलिया के पति की फोटो देखकर बारबी बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि सुबह बारबी ने इसी को दफनाया था। वहाँ पेट्रोल करते वक्त इंस्पेक्टर का पेसमेकर फट जाता है और वो मर जाता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुबह बारबी जूलिया के पति से किसी पेमेंट के बारे में पूछने आया था पर डॉक्टर ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया और दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। इसी बीच बारबी ने गलती से उस पर गोली भी चला दी थी। बारबी खून का इल्जाम अपने सर पर नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो तो बस एक हादसा था, इसीलिए उसने डॉक्टर की लाश को जंगल में दफना दिया था। जब बारबी सुबह उठता है तो उसका नेकलेस गायब होता है। जूलिया कहती है कि मैं उसे ढूंढूंगी,
लेकिन बारबी को याद आता है कि उसने नेकलेस कैबिन में छोड़ दिया था जहां उसने जूलिया के पति को मार डाला था। यह इंस्पेक्टर की लाश को हाथ में लिए लिंडा बहुत रोती है। अब जोई अपने फ्रेंड बैन के साथ होता है जिसने कल रात उसकी मदद की थी। बैन पूछता है कि कल रात दौरा पड़ने के बाद तुमने पिंक स्टार का नाम क्यों लिया, पर जोई को तो कुछ भी याद नहीं है। रेडियो स्टेशन में डॉडी अपने स्पेशल डिवाइस से बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पाती है। वो सोल्जर्स की बातें सुन सकती है लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। सोल्जर्स भी कंफ्यूज हैं कि ये इनविजिबल डोम क्या चीज है। वहाँ जिम एक रेस्टोरेंट में अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा होता है। तभी लिंडा आकर बताती है कि इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। दोनों तुरंत लेस्टर नाम के आदमी के पास जाते हैं जो अंतिम संस्कार करवाता है। शेल्टर में एंजी मदद के लिए चीखती चिल्लाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इससे पहले कि वो दरवाजा तोड़े, जूनियर आके उसको एक चेन से बांध देता है। वो कहता है कि इस डोम की वजह से तुम मुझसे नफरत करने लगी हो, जब डोम हट जाएगा तो तुम फिर मुझसे प्यार करने लगोगी। लगता है ये एक साइको है। अब इंस्पेक्टर की मौत की खबर सुनकर लेस्टर बहुत दुखी होता है क्योंकि इंस्पेक्टर उसका फ्रेंड था। फिर लिंडा की गैर हाजिरी में दोनों पिछले महीने हुए प्रोपेन इंपोर्ट के बारे में कुछ बातें करते हैं। दरअसल इंस्पेक्टर और ये दोनों टाउन के लोगों से कोई बात छुपा रहे थे। कुछ घंटों बाद जब लिंडा इंस्पेक्टर के ऑफिस जाती है तो वहाँ जिम कुछ ढूंढ रहा होता है। जिम कहता है कि मैं अपनी वसीयत चेक करने आया था और लिंडा को उस पर विश्वास हो जाता है, लेकिन असल में वो प्रोपेन इंपोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाने आया था क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो और लेस्टर मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, इसलिए वो लेस्टर से कहता है कि वो इंस्पेक्टर के घर पर चेक करे। वहाँ जूलिया रेडियो टावर पर जाकर पता लगाती है कि एक स्पेशल डिवाइस की मदद से वे डोम के बाहर खड़े सोल्जर्स की बातें सुन सकते हैं। उसे पता चलता है कि वे डोम के नीचे खोदकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हुए हैं। अब वो इस बात को रेडियो पर पूरे टाउन में ब्रॉडकास्ट करती है। लोग और घबरा जाते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है। जोई और बैन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को देख रहे होते हैं। वे चेक कर रहे होते हैं कि डोम पर पानी का क्या असर पड़ता है, लेकिन उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। पर इस तरह से जोई पता लगा लेता है कि डोम एक मोटी छन्नी की तरह काम करता है। दूसरी ओर बारबी कैबिन में जाकर अपना नेकलेस ढूंढ लेता है, लेकिन तभी जूनियर वहां आकर कहता है तुम एनजी को छोड़ दो। बारबी समझ जाता है कि यह आदमी पागल है और कहता है मैंने उसको पकड़ा ही कब था जो छोड़ दो, मुझे काम है, तुम यहाँ से चले जाओ। जूनियर तो अब लड़ने पे उतर आता है लेकिन बारबी आसानी से उसको हरा देता है। अब लेस्टर इंस्पेक्टर के घर का ताला तोड़कर प्रोपेन इंपोर्ट के पेपर्स को देख लेता है। वो पेपर्स को जला देता है लेकिन आग तेजी से फैलकर पूरे घर को जलाने लग जाती है। अब कई लोग घर के बाहर जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर फायर ट्रक के बिना ये नामुमकिन लगता है। अगर ये घर जलता रहा तो डोम के अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि सभी मारे जाएंगे। सभी मिलकर फिर पानी लेके आते हैं और आग को बुझाने लगते हैं। अब अंदर से लेस्टर की चीख सुनकर लिंडा अंदर जाकर उसको बाहर खींच के लेके आती है और उसे पैरामेडिक्स के हवाले करती है। 1 घंटे की कोशिश के बाद आग बुझने की बजाय फैलती जाती है। फिर जिम एक लोडर की मदद से सिचुएशन को कंट्रोल करता है। अब डोम के अंदर के लोग इस तरह डर डर कर जीने से थक चुके हैं। उनमें से एक पुलिसमैन जिसका नाम पॉल है, वो तंग आकर कहता है कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते और जल्द ही हम एक दूसरे को मार डालेंगे। वो ऊपर की ओर गोली चलाता है जो डोम से बाउंस होकर दूसरे पुलिस ऑफिसर को लग जाती है। वो बेचारा ऑफिसर मारा जाता है और पॉल को अरेस्ट किया जाता है। जब अंधेरा होता है तो जोई और उसके फ्रेंड्स स्केटिंग करने जाते हैं। तभी नॉरी उससे कहती है मुझे अपना फोन रिचार्ज करना है। जोई उसे अपने घर लेके जाता है जहाँ एक जनरेटर है। यहाँ लिंडा पॉल को लॉकअप में बंद करने के लिए जाती है और तब स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। सभी पुलिस सिस्टम से नाखुश होते हैं और उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। जिम उनको शांत करता है और समझाता है इस मुश्किल समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लॉकअप में बंद करते ही पॉल को कार्डिक अरेस्ट आ जाता है। लिंडा उसकी ओर भागती है लेकिन लगता है वो ढोंग कर रहा था। फिर मौका पाकर वो लिंडा को धक्का देकर उसे अंदर बंद कर देता है और खुद बच निकलता है। शेल्टर में जूनियर दोबारा एनजी को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर वो उसे फुसलाने की कोशिश करती है। वो कहती है बचपन में हम एक बंद टनल में जाकर खेला करते थे, मुझे लगता है कि हम उसके जरिए बाहर जा सकते हैं क्योंकि टनल को डोम ने कवर नहीं किया होगा, चलो वहाँ चलते हैं। एनजी किसी तरह यहाँ से बाहर जाना चाहती है पर जूनियर अकेले ही टनल में जाना चाहता है। जिम पुलिस स्टेशन जाकर देखता है कि वहाँ पॉल की जगह लिंडा बंद है। वो उसको बाहर निकालता है और तब पता चलता है कि पॉल एक राइफल और कुछ बुलेट्स चुराकर भाग चुका है। अब लिंडा जंगल की ओर जाती है क्योंकि पॉल अक्सर वहाँ हंटिंग करने जाता है। यहाँ जिम एक सर्च टीम अरेंज करता है। अब कैरोलिन को दिखाते हैं वो रेस्टोरेंट में होती है। उसे नोरी की फिक्र होने लगती है क्योंकि वो अपनी दोनों माओं को बिना बताए रात को जोई के घर पर ठहर गई थी। तब जिम आकर कहते हैं कि हमें पॉल को ढूंढने में आप सबकी मदद चाहिए। बारबी भी उनके साथ जुड़ जाता है और अब सब जंगल में जाकर पॉल को ढूंढते हैं। वहाँ बारबी अपनी काबिलियत दिखाता है और बताता है कि वो मिलिट्री सोल्जर था। जूनियर टनल की ओर जाता है और जूलिया उससे पूछती है इस तरह बैकपैक के साथ कहाँ जा रही हो। वो बड़ा नर्वस हो जाता है और इस वजह से जूलिया को उस पर शक होता है। वो जूनियर को फॉलो करके टनल तक पहुंच जाती है। जोई और नॉरी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जोई बहुत नर्वस होता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, पर नॉरी तो बहुत कॉन्फिडेंट और मजाकी किस्म की लड़की है।
उनकी बातों के बीच बैन 2 और लड़कियों को वहाँ पे लेके आता है जो अपने फोन से रिचार्ज करवाना चाहती है। वो जनरेटर से उन्हें इम्प्रेस करना चाहता है, ना चाहते हुए भी जोई उनको अंदर अलाउ करता है। अब जंगल में सर्च टीम पॉल को देख लेती है, लेकिन वो एक आदमी के पैर पर शूट कर देता है। जिम और बारबी पॉल के पीछे भागते हैं। जूनियर टनल के एंड तक पहुंच जाता है, लेकिन लगता है डोम ने वहां भी ब्लॉक करके रखा हुआ है। जब वो डोम के ज्यादा पास जाता है तो उसका टॉर्च ब्रस्ट हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे इंस्पेक्टर का पेसमेकर हुआ था। जूलिया उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन वो गुस्से में डोम को पंच करने लगता है। जूलिया उसे शांत करती है और बताती है कि मैं आपकी गलती की वजह से इस जर्नलिस्ट की नौकरी में अटकी हुई हूँ। तभी जूनियर बताता है कि बारबी ने मुझे घायल किया है और तुम भी उस आदमी से दूर रहना। अब जोई का घर लोगों से भर जाता है जो उसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज करने लगते हैं। ऊपर से वहाँ एक पुलिस सबसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मांगता है, जबकि ये उसका घर है ही नहीं। पता कैसा बंदा है। कोई उससे कुछ नहीं कहता, पर नोरी उससे भिड़ जाती है और तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं। बारबी और जिम पॉल के पास चले जाते हैं, लेकिन पॉल के पास राइफल है और इस वजह से वे उसको कुछ नहीं कर पाते। वो जिम को मार डालने वाला होता है कि पीछे से लिंडा उसको शूट कर देती है। यहाँ कैरोलिन जोई के घर आती है और नोरी को डांटती है कि तुम बहुत इरेस्पॉन्सिबल हो गई हो। तभी नोरी जोई का हाथ पकड़ती है और एक चिंगारी उठती है। फिर दोनों को दौरा पड़ता है और वे मिलकर मंत्र की तरह कहते हैं, पिंक स्टार्स एक कतार में हैं। अब जूनियर शेल्टर में लौट आता है और एनजी फर्स्ट एड किट से दवा निकालकर उसके घाव पर लगाती है। वो सीजर्स अपने पास ही छुपा लेती है। सारा दिन काम करने के बाद जूलिया और बारबी घर लौट आते हैं। जूनियर की बातों से जूलिया को बारबी पर शक होने लगता है और जब बारबी नहा रहा होता है तो जूलिया उसकी चीजों को चेक करती है। और दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, इस सीरीज की मिस्ट्रीज एक एक करके आगे के एपिसोड्स में खुलेगी और इसके लिए अगला पार्ट देखना ना भूलना। और अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। इस सीरीज के वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।